नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। कर्नाटका सरकार निजी क्षेत्र में स्थानीयता के आधार पर आरक्षण का कानून ला रही है और इससे जुड़ा बिल कर्नाटक के कैबिनेट से मंजूर हो गया है। कल इसे विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इस प्रस्तावित कानून के तहत मैनेजमेंट की नौकरियों में 50% कोटा स्थानीय लोगों का होगा और जो उसके नीचे की नौकरियां हैं, गैर प्रबंधन वाली नौकरियों में 70% कोटा होगा। इनके उल्लंघन पर 25,000 का जुर्माना भी लगेगा। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में कन्नड़ भाषा अनिवार्य कर दी गई है। योग्य स्थानीय उम्मीदवार अगर नहीं मिलते हैं, यानी कि कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जो उस नौकरी के लिए लायक हो, तो फिर उन्हें 3 साल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्थानीय उम्मीदवार ना मिले तो बाहरी उम्मीदवारों पर विचार होगा, लेकिन इसके लिए सरकार की इजाजत लेनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि कर्नाटका ये पहला राज्य है जहां पर निजी क्षेत्र में ऐसा आरक्षण देने की बात हुई है। 3 साल पहले हरियाणा में भी ऐसा आरक्षण दिया गया और फिर वो रद्द हुआ। 2021 में हरियाणा में नौकरी का आरक्षण बिल मंजूर हुआ, जिसमें नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% कोटे की बात थी। अगर सालाना 30,000 रुपए से ज्यादा वेतन तो फिर 75% कोटा, मगर 2023 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ये आरक्षण कोटा रद्द कर दिया गया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा कि निजी कंपनियों में आरक्षण असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि जन्म स्थान के आधार पर कर्मचारियों से भेदभाव पूरी तरह से असंवैधानिक है। झारखंड में भी इस तरह का आरक्षण रद्द हो गया है। 2016 में नौकरियों में 13 अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण का वहां फैसला लिया गया था। हाई कोर्ट ने इस फैसले को भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य बताया। 2022 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और 2016 का फैसला रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के पास समान अधिकार हैं। एक वर्ग को मौका देने के लिए दूसरों का बहिष्कार संविधान के खिलाफ है। तो अब कर्नाटक पर लौटें। उद्योग जगत कर्नाटक सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहा है। उद्योग संगठन नैस्कॉम ने बैठक बुलाने की मांग की है। उद्योग संगठन का कहना है कि ये बिल उद्योग के विकास में बाधा डालेगा। साथ ही कहा है कि ये बिल नौकरियों को भी प्रभावित करेगा और राज्य की जो ग्लोबल ब्रांडिंग है इससे प्रभावित होगी। उद्योग जगत ने राज्य सरकार से ये बिल वापस लेने का आग्रह किया है। The bill has been brought in by the Labour Department. They are yet to consult with the industry, the Minister of Industry and with Department of Information Technology. I'm sure that before coming up with the rules of the bill, they will have due consultations with the respective ministries and more importantly, a wider consultation with the industry. So there is no need to panic. We are going to safeguard the jobs for the state as well as encourage investments in the industries with their consultation. If you want to promote Kannadigas for jobs, spend more money on higher education, train them, spend more money on skill development, spend more money on internships, spend more money on apprenticeship programs, so they all become skilled. Not like this. What are you trying to achieve by this? इस फैसले के बाद से कई अहम सवाल उठ रहे हैं। इससे ये भी सवाल है कि क्या निजी क्षेत्र को आरक्षण के दायरे में लाया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या स्थानीयता को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है और क्या ये कहीं भी नौकरी करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। लेकिन अगर सरकारी नौकरियों में आरक्षण हो सकता है तो फिर निजी क्षेत्र में क्यों नहीं, और अगर निजी कंपनियां आरक्षण नहीं देती तो उनके यहाँ कौन सा अफर्मेटिव एक्शन है, यानी कि जो बराबरी का मौका दे रहा हो लोगों को। तो इसके ऊपर अब एक बहस जो है वो छिड़ गई है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संदीप शास्त्री। संदीप शास्त्री जी, कर्नाटका की राजनीति में आप इसे किस तरह अनफोल्ड होता देखते हैं? इससे जो एक बुनियादी क्वेश्चन उठता है और जो पूरी इंडस्ट्री उठा रही है वो उससे नाराज दिख रही है कि जो एक ग्लोबल इमेज है कर्नाटका की, खास करके बैंगलोर जैसे शहर की, उसको भी झटका पहुंचेगा। और क्या ये एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है कि कहीं भी कोई भी नौकरी कर सकता है? नगमा जी, आपने
सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट आपने उसका जिक्र किया भी, और उद्योग संगठन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं इसके बारे में ये भी आपने जिक्र किया। जो कर्नाटका सरकार लानी चाहती है, मैं ये आपको इस बात का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं है कि स्थानीय संवेदनशीलता पे एक नजर, जब कांग्रेस की पिछली सरकार थी भी उस समय इस विषय पे विचार उठाया गया था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी इस बात को उठाया गया है कि स्थानीय लोगों को एक इम्पोर्टेंस और प्राइमेसी देना चाहिए, वो बात वो उठाते जा रहे हैं। सो एक तरह से ये जो कानून वो लाना चाहते हैं उस ट्रेंड की कंटिन्यूटी है। इस संदर्भ में नगमा जी मैं दो छोटी बातें कहना चाहता हूं। एक, बयानबाजी एक तरफ, वास्तविकता दूसरी तरफ, नीति एक तरफ, उसका उसको इम्प्लीमेंटेशन करना एक तरफ। काफी बार हमने देखा है कि रेटरिक इस पे काफी रहता है, इमोशनल अपील काफी रहता है, पर जब आप इम्प्लीमेंटेशन इस रेटरिक को रियलिटी में लाने की जब कोशिश करते हैं, काफी सवाल उठ जाते हैं उधर जी। जब आप लोकल को एम्फसाइज करते हैं, मैं बैंगलोर में रहता हूं, अगर मैं यहाँ के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देखूं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि हमें लोकल लोग मिलते ही नहीं है उन कामों के लिए, हमको जो लोकल नहीं है उन्हीं को ये काम देना पड़ेगा। सो रियलिटी क्या है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो मोहनदास भाई जी ने आपके प्रोग्राम में कहा, क्या साइमल्टेनियसली हमें यहाँ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी डेवलप करने हैं कि जिस तरह के एम्प्लॉयमेंट के लिए आप लोग ढूंढ रहे हैं वो क्या यहाँ लोकली मिलते हैं या नहीं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और फाइनली बैंगलोर एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन चुका है, और उस कॉस्मोपॉलिटन नेचर को क्या हम बरकरार रखना चाहते हैं। और फाइनली नगमा जी, ये एक थोड़ा इमोशनल इश्यू भी है, दक्षिण भारत में ये बात आती रहती है, क्या हम इस राज्य को और इस राज्य के लोग को जिस तरह वो उसको बुलाते हैं, क्या उसको बुला सकते हैं? कर्नाटक के जाग में कर्नाटका कह सकते हैं क्या? केरल के जाग में केरला कह सकते हैं क्या? तो हम लोकल सेंटिमेंट को उस समय रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जब इस लोकल सेंटिमेंट को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, फिर लोकल लोगों को लगता है कि हमारी जो सेंसिटिविटी है उस पे ठीक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, लेकिन यहाँ पर अब ये नौकरियों में आरक्षण देकर क्या लोकल लोगों की सेंसिटिविटी को एड्रेस करने की कोशिश है, या जैसा आप कह रहे थे कि ये सिर्फ एक रेटरिक है? मैं इस पे भी आऊँगी कि इसका इम्पैक्ट क्या होता हुआ आपको नज़र आता है वहाँ पे? क्या ये सिर्फ रेटरिक है, और जो पूरी रियलिटी है, अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या इतनी तैयारी है? जैसा मोहनदास भाई भी कह रहे थे कि अच्छा हो गया कि अब कनाडिकल्स को जॉब के लिए तैयार करें, स्किल डेवलपमेंट करें, हायर एजुकेशन करें, तब आपको के पास उस तरह के कैंडिडेट्स हो सकेंगे। पर विराग जी, ये आपने इसके ऊपर लिखा भी है, बार बार आपने इसके ऊपर अपने बयान भी दिए हैं कि आरक्षण की जो बात हुई थी, हमने मिसाल देखी है हरियाणा की, हमने मिसाल देखी है झारखंड की, दोनों ही जगह इससे रद्द करना पड़ा। तो ये अभी कर्नाटका में भी सिर्फ एक, आप इसको पॉलिटिकल शगुफा जो एक होता है वो उसी के तौर पे देख रहे हैं? ये इम्प्लीमेंट करना, इसको प्रैक्टिकली क्या मुमकिन हो पा रहा है? क्योंकि 2 राज्यों में इसको रद्द किया गया। आंध्र प्रदेश की भी मिसाल है। आंध्र प्रदेश में भी हाई कोर्ट ने इसमें सख्त टिप्पणी की थी, और 1994 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है प्रदीप जैन मामले में, जिसमें उन्होंने माटी पुत्रों के इस तरह के आरक्षण के बारे में उन्होंने बोला था कि संविधान के अनुच्छेद 16(2) के तहत नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये बेसिकली वोट बैंक की राजनीति है, जहां पर सारी पार्टियों के नेता गवर्नेंस में विफल होकर इस तरह की शगुफेबाजी करते हैं, और उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि उनके ये कदम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो जाएंगे, लेकिन उनको माइलेज चाहिए। और ये क्यों? 5 वजहों से ये असंवैधानिक है। पहला, भारत में अमेरिका की तरह 2 नागरिकता नहीं है, केंद्र और राज्य की अलग नागरिकता नहीं है, एक नागरिकता है, एक देश एक कानून एक नागरिकता है। तो हम राज्यों पे कैसे डिसाइड करेंगे कि माटी पुत्र कौन है? ये पहली बात है। दूसरी बात, निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जा सकता है, जैसे अस्पताल या जो स्कूल हैं अगर सरकारी ज़मीन पर हैं तो वहाँ पर हम EWS के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं।
लेकिन जो निजी क्षेत्र सरकारी पैसे पर आधारित नहीं है, आप उसको आरक्षण के दायरे में, वो भी 100% आरक्षण के दायरे में, जब 50% की लिमिट है इंदिरा साहनी मामले में, तो 100% आरक्षण कैसे कर सकते हैं? ये दूसरी बात है। ये 100% आरक्षण तो नहीं हो रहा है, नहीं, 100% आरक्षण का ट्वीट किया था, भी डिलीट कर दिया है। उसमें 50% मैनेजरियल है, 75% है, वो 50% 50 और 75% है। 75% तीसरे नंबर पर ये संविधान की समानता का जो आर्टिकल 14 है उसके अगेंस्ट में है। चौथे नंबर पर आर्टिकल 19 में सभी को फ्रीडम ऑफ जो ट्रेड है, ये सारी चीज़ों का है, उसके अगेंस्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट सेंट्रल कानून है, और उस सेंट्रल कानून के तहत कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहीं होता है तो उसको हम कैसे मानेंगे कि किस कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है? तो मुझे लग रहा है कि गैर असंवैधानिक है। और एक और बात, जब बार बार हम स्थानीय भाषा की बात करते हैं, ये जो गुरुग्राम हो हरियाणा में या फिर बंगलौर हो, तो यहाँ पर जो आईटी कंपनीज़ हैं, क्या यहाँ पर कन्नड़ और हरियाणवी में काम होता है? वहाँ पर इंग्लिश में काम होता है। इसलिए इस भाषा को और इसको दोनों को जोड़ना अव्यवहारिक है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के भी खिलाफ है। और जो सरकार अभी लेबर कोड ला रही है, उस लेबर कोड में देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि हम इंस्पेक्टर राज को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इससे क्या ये हो रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही, क्योंकि बाहर के लोग इतने ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो है कि अगर निजी कंपनियों में आरक्षण जब सरकारी नौकरियों में भी होता है तो फिर निजी कंपनियों में भी क्यों ना हो, ये भी एक सवाल उठता है। हमें लगता है कि सोने की अंडे देने वाली मुर्गियों को मारने वाली बात है, क्योंकि वहाँ पर जो भी लोग योग्य होंगे तो निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों को मौका मिलेगा ही, क्योंकि वो स्थानीय रहता है, उसका अपना मकान है, उसकी अपनी सहूलियत है, उसको सब बाहरी आदमी को वहाँ पर उसको मिलेगा। इसका मतलब कि स्थानीय स्तर पर जब ट्रेंड लोग आपको नहीं मिलते हैं, माइग्रेशन दो वजहों से होता है। पहला कि वहाँ के लोग को इतने ट्रेंड नहीं है, दूसरा बाहरी श्रम सस्ता है। इसलिए हमको इसको ये देखना पड़ेगा कि जब कोई इंडस्ट्री डेवलप होती है उसके पीछे जीएसटी, इनकम टैक्स, पूरे देश का कंट्रीब्यूशन होता है। गुरुग्राम या बंगलौर सिर्फ वहाँ की स्थानीय इकोनॉमी का परिणाम नहीं है, वहाँ के मुंबई हो या कहीं भी हो, तो सारे देश के लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है। और जो अर्थव्यवस्था पूरे देश के कंट्रीब्यूशन से निर्धारित हो रही हो, उसमें स्थानीय स्तर पर आरक्षण गैर कानूनी है, असंवैधानिक और अव्यवहारिक है। जी, संदीप शास्त्री जी, आप मानते हैं कि ये असंवैधानिक और गैर कानूनी है? बहुत अच्छी तरह से विराग गुप्ता जी ने पॉइंट वाइज ये बात बताई है, इसलिए भी क्योंकि एक मौलिक अधिकार है कि कोई कहीं भी नौकरी कर सकता है, और किसी भी जगह राज्य का अगर जीडीपी की ग्रोथ है या किसी तरह की इंडस्ट्री वहाँ पे आती है, तो ये नहीं कि सिर्फ उसमें कर्नाटका का कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसी के लिए मान लीजिए हम कर्नाटक की बात करें, जैसे हम आंध्रा की बात करें या झारखंड या हरियाणा की बात करें, तो ये अपने आप में असंवैधानिक है। और जैसे और जगहों पर ये रद्द हुआ, वैसे ही यहाँ भी क्या ये चल पाएगा, या आपको लग रहा है कि सिर्फ ये राजनीतिक माइलेज के लिए किया जा रहा है? नगमा जी, जो बातें विराग जी ने कहे वो सभी बातों को मैं मानता हूं। वो वकील होते हुए उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कानून के चित्र को हमारे सामने रखा। लेकिन उन्होंने प्रारंभ में ही एक बात कही कि इस देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स काफी चलती है, और उस बात को मैंने भी अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा था कि ये आज की जो सरकार है और आज के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका एक इमेज एज ए फोकस्ड लोकल लीडर काफी रहा है। उनके कैंपेन्स में भी रहा है फोकस ऑन द लोकल, फोकस ऑन कर्नाटका, फोकस ऑन कन्नड़ा लैंग्वेज, ये काफी रहा है। सो उसको हमें कॉन्टेक्स्ट में रखना पड़ेगा जब हम इस चर्चा की बात करते हैं। सो जैसे मैंने पहले कहा, या ये रेटरिक इसमें काफी है, इसमें एक दृष्टिकोण, पॉलिटिकल दृष्टिकोण है, लेकिन इसको वो वास्तविकता में कैसे लाएंगे, उसका प्रैक्टिकलिटी में वो कैसा करेंगे, ये एक अलग प्रश्न है। और जैसे विराग जी ने कहा, काफी बार हमने देखा है कि पॉलिटिकल लीडर्स ये बात कहते हैं कि हम ये चाहते थे ये करना, लेकिन कोर्ट ने इसका विरोध किया, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस सभी विषयों में हमें एक चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक इमोशनल इश्यू है, और इस इमोशनल इश्यू के पीछे जो समस्याएं हैं, जो मोहनदास जी ने भी जिक्र किया था, स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, उस पे अगर हम ध्यान दें तो शायद ये समस्या, ये इमोशनल इश्यू उतना आगे आएगा। पर ये जरूर है जो आपने अभी कहा कि पॉलिटिशियंस इस बात को आसानी से कह सकते हैं विराग जी के हमने तो कोशिश की, लेकिन देखिए कोर्ट की तरफ से नहीं हुआ, तो उसका उनको फायदा जो है वो मिल जाएगा। और
ये सरकारी खर्चे पर जो लिटिगेशन है मैं समझता हूँ कि बहुत ही खतरनाक है। और चाहे आरक्षण के विषय में हो या दूसरे विषयों पे हो, जो बातें हमें पता है कि गैर कानूनी हैं और उसमें हम अटॉर्नी जनरल की राय नहीं लेते हैं, सॉलिसिटर जनरल की राय नहीं लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको मनमाफी तरीके से करते हैं और अदालतों का समय और खर्च वो करते हैं। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट को सख्ती दिखाते हुए और जो लोग निर्णय ले रहे हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए। 3 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, हमारी पूरी इकोनॉमी गिग इकोनॉमी हो रही है, जो आईटी सेक्टर में, और उस गिग इकोनॉमी में उन जो ठेके पे चल रहे लोग हैं उनकी सुरक्षा के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। उनको हम व्यवस्थित करने के बजाय इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी जो बात है कि जब आपने झारखंड की बात की, तो झारखंड जैसे मामलों में आर्टिकल 371 के तहत एक अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था है जिसको माटी पुत्रों से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, बंगलौर या कर्नाटक के लोगों को समझना चाहिए कि कर्नाटक की बात अगर पूरे देश में हुई या अमेरिका में कल के दिन हुई, और अमेरिका में अगर उन्होंने बोल दिया कि हम यहीं के लोगों को जॉब देंगे, कर्नाटक के लोगों को नहीं देंगे, तो कैसे होगा? मुझे लग रहा है कि जब हम एक ग्लोबल विलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, ये गलत बात है। एक ग्लोबलाइजेशन, और यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, हिंदुस्तान से बाहर जाके नौकरियां कर रहे हैं। वहां पर अगर आप ये कहें, आपने सही कहा कि अगर अमेरिका में भी बात होने लग जाए या दूसरे देशों में कि हम अपने ही लोगों को नौकरी, हालांकि बातें वहां भी होने लगी हैं, ये लोकल वर्सेस बाहर के जो लोग हैं। तो शुक्रिया आपका विराग जी, और शुक्रिया आपका संदीप शास्त्री हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आरक्षण का मुद्दा जो अभी तूल पकड़ रहा है कर्नाटका में, और इसे लेकर राजनीति तो होगी। आगे देखना है कि कैसे ये आरक्षण हो पा रहा है ज़मीनी स्तर पे। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम। 5 की बाद में आगे आपको दिखाएंगे खबर ओमान से, जहां पर एक तेल टैंकर समंदर में पलट गया है। ओमान के पास एक तेल टैंकर समंदर में पलट गया है। इस पर 13 भारतीय और 3 श्रीलंकाई समेत 16 क्रू मेंबर्स सवार थे। ये सभी लापता हैं। घटना सोमवार 15 जुलाई की है। ये तेल टैंकर दुबई के हमारिया पोर्ट से रवाना हुआ था और इस पर कोमोरोस का झंडा लगा हुआ था। ये यमन के अदन पोर्ट जा रहा था। इस पोर्ट टाउन के पास रास मद्रका से करीब 46 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में तेल टैंकर पलटा है। क्रू मेंबर्स की तलाश में 2 दिनों से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भारतीय क्रू सदस्यों को ढूंढने के लिए इंडियन नेवी ने अपने युद्धपोत INS तेग और निगरानी के लिए एयरक्राफ्ट P-81 भेजा है। कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं इस पर जानकारी के साथ। कादम्बिनी, इस पर और क्या अपडेट है? देखिए, रात के 10 बजे उन्होंने एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था और इस डिस्ट्रेस सिग्नल के बाद उनकी तलाश शुरू हुई, लेकिन जो वहां से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक समुद्र में तट के पास ओमान के कोस्टल एरिया में ये जो ऑयल टैंकर है वो पलटा हुआ है, लेकिन उसके 16 जो क्रू मेंबर्स हैं उनका कोई अता पता नहीं है। लगातार खोज चल रही है। ओमान का जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो लगातार खोज रहा है। हेलीकॉप्टर्स हैं, शिप से उनके जरिए उन्हें ढूंढा जा रहा है, लेकिन इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है कि बाकी 16 जो क्रू मेंबर्स हैं वो कहाँ है। आमतौर पर इस तरह के जो टैंकर्स होते हैं, जो छोटे टैंकर्स होते हैं, वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये वहाँ पर आखिर क्या हुआ है, किस तरह से ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये अभी तक साफ नहीं है, वजह साफ नहीं है। वहाँ पर ऑयल स्पिल अभी तक नहीं देखा गया है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि कैसे इन 16 जो मिसिंग क्रू मेंबर्स हैं, जिनमें से 13 भारतीय हैं, उनको ढूंढा जाए। और अब भारतीय नेवी भी इस काम में लग गई है साथ में कि किस तरह से उनको ढूंढा जाए। हमारा जो दूतावास है ओमान में लगातार अधिकारियों के संपर्क में है और कोशिश कर रहा है समझने की कि आखिर हुआ क्या और कैसे इनको ढूंढा जाए। धन्यवाद आपका कादम्बिनी। अभी भारतीय क्रू मेंबर्स जो उस पर मौजूद हैं उनका कोई पता नहीं चला है। भारतीय सरकार जुड़ी हुई है उनकी खोज में। इस वक्त तक कोई जानकारी नहीं है। ये ऑयल टैंकर पलट गया है और वहाँ पे जो क्रू मेंबर्स हैं वो सभी अभी मिसिंग हैं। तो 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम।